आज से हम एक और बढ़िया सा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 2 विज्ञान 10वीं। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। देखो, अम्ल हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखें, जो खाने में खट्टा लगे उसको क्या बोल दिया जाता है? अम्ल। एसिड, जैसे कि क्या हो सकता है? टमाटर, आम खट्टा लगता है, नींबू खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है। तो ये सब के सब या इन सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। कोई सा भी अम्ल पाया जाता होगा, लेकिन पाया जाता है। इसी के बाद आता है क्षार। क्षार क्या होता है? जैसे जो थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगे, नमकीन से कम नमकीन ना, जैसे कि सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो क्षार होता है। साबुन की प्रकृति बहुत हद तक क्षार होती है। और फिर आता है साल्ट या लवण, जिसको नमक भी बोलते हैं। अम्ल और क्षार दोनों मिक्स होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको बोला जाता है लवण या अम्ल। तो अम्ल क्या होते हैं? हम अभी तक जितना देखे हैं उनमें से अम्ल क्या होता है? उनमें से अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे। उनको क्या बोला जाएगा? अम्ल बोला जाएगा, खाने के हिसाब से ना। तो क्या क्या चीज़ों को हम क्या खा सकते हैं? सेब कैसा लगता है खाने में? अगर कच्चा हो, थोड़ा सा पका ना हो, तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। तो सेब किसके अंतर्गत आएगा? अम्ल के अंतर्गत आएगा। और क्या आ सकता है? और आ सकता है हमारा नींबू। नींबू के बाद क्या आ सकता है? टमाटर। टमाटर के बाद क्या आ सकता है? इमली, वेरी गुड। और आम, कच्चा आम ना। तो ये सब क्या हो सकते हैं? अम्ल। फिर दूसरा है क्षार। तो क्षार क्या हो सकते हैं? देखो, जो स्वाद में खट्टे ना हो, हल्के नमकीन हो, जैसे कि खाने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, जिसको बोलते हैं सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? क्षार के अंतर्गत आता है। इसके बाद लवण। तो इसमें एक ही चीज़ आता है, वो है हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनमें है नमक। वो भी आ सकता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl। नमक का होता है NaCl। और इसका नाम क्या होता है? Na मतलब सोडियम। Na मतलब क्या हो जाता है? सोडियम। और Cl मतलब क्लोरीन, लास्ट में है तो हो जाएगा क्लोराइड। NaCl मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये अम्ल, क्षार और लवण जो हमारे आसपास पाए जाते हैं वो हो गया। अब देखो, इस अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझना है। वैसे आसान अध्याय है, कोई कठिन नहीं है, शुरू से पढ़ते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस अध्याय को पढ़ने के लिए कुछ 4-5 नामों को आपको जानना जरूरी है। उनमें कुछ अम्ल को याद करना है, कुछ क्षार को याद करना है और कुछ लवण को याद करना है। तो जैसे पहला अम्ल हो गया HCl, दूसरा हो गया H2SO4, तीसरा हो गया HNO3, चौथा मान लो CH3COOH। HCl क्या होता है? हाँ, याद करने को बोला था ना, याद है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर ये वाला नाइट्रिक अम्ल। ये वाला उस टाइम नहीं आया था ना, ये है एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसके बाद अम्ल के बाद क्षार। यहाँ पे हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक आध कोई क्षार, KOH।
पोटेश NaOH का Na सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, के ये वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसमें हो सकता है पहला NaCl, नमक जिसको बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और एक और KCl ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे K मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, उसका नाम ही है ना, तो यही K मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम, और Cl मतलब क्लोराइड, तो कुल मिलाकर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब ये चीज़ आपसे इस अध्याय को समझने के लिए बनना चाहिए। और एक चीज़, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, ये चीज़ें बननी चाहिए ना, क्योंकि अब 7वीं 8वीं के बाद 9वीं पास होकर के 10वीं पहुंच गए हो। कुछ धातुओं के नाम आपसे बनने चाहिए, जैसे लोहा को क्या बोलते हैं, संकेत क्या होता है, Fe, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का K, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, क्लोरीन का Cl, फ्लोरीन का F, ये सब चीज़ें आपसे बननी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपसे तो बननी ही चाहिए, जैसे H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, K मतलब पोटेशियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Fe मतलब आयरन या लोहा, फिर आता है Zn, तो Zn मतलब क्या होता है, जिंक, और क्या बच गया, Cl मतलब क्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N, कार्बन का संकेत क्या होता है, C, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O, हीलियम का संकेत क्या होता है, He। तो ये सब चीज़ें बेसिक है ना, साइंस को समझने के लिए इतना को समझना पड़ेगा। तो जो काम की चीज़ें होंगी उनको उतार लीजिए, फिर आगे पढ़ाऊँगा। अब इतना देख लिए, अब देखेंगे इसके आगे। अब इसके आगे ये देखेंगे हम लोग कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, इस चीज़ की पहचान कैसे करते हैं। तो एक लिटमस पेपर का नाम सुने हो, क्या करते हैं उसमें, आ जाता है तो कुछ निकलता है और नीला आ जाता है तो कुछ निकलता है, ठीक है। लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं अम्ल की और क्षार की पहचान, अम्ल व क्षारक की पहचान। देखो, अम्ल और क्षारक की पहचान, अम्ल और क्षारक की पहचान करने का बेस्ट तरीका होता है लिटमस पेपर। एक ट्रिक याद करना, एक नाम याद रहेगा आपको, अनिल, क्या चीज़, अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल। इसका अपोजिट क्षार क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला। तो अम्ल और क्षार की बेसिक पहचान के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है, वो होता है लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर में एक बात याद रखने की चीज़ होती है, और वो है अम्ल क्या करता है और क्षार कौन सा रंग चेंज करता है। देखो, अम्ल को इस ट्रिक से याद कर लेना, अनिल से अम्ल नीला को क्या कर देगा, लाल, और इसी का अपोजिट क्षार लाल को क्या कर देगा, नीला। तो ये तो हो गया लिटमस पेपर की बात। मान लिटमस पेपर कैसा होता है, एक पेपर होता है, 2 कलर में पाया जाता है ना, कितने कलर में पाया जाएगा, 2 कलर में पाया जाएगा। तो ये है लिटमस पेपर।
एक और लिटमस पेपर ले लेते हैं। ये भी है लिटमस पेपर। अब होता ये है, हमारे पास दो बर्तन हैं, एक में अम्लीय विलयन रखा गया है और एक में क्षारीय विलयन रखा गया है। अम्लीय विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे, HCl में थोड़ा सा मिला देंगे जल, और क्षारीय विलयन के लिए एक क्षार चुनना, तो यानी वो चुन लिए और इसमें मिला देंगे थोड़ा सा जल, तो ये क्या बन जाएगा, क्षारीय विलयन। इनमें ये भरे हुए हैं ना, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। अब जादू देखना, लिटमस पेपर दो प्रकार के होंगे, एक होगा लाल और एक होगा नीला। तो इस लिटमस पेपर को मान लेते हैं किस कलर का है, नीले कलर का। इस लिटमस को मान लेते हैं किस कलर का है, लाल कलर का है। एक ट्रिक तो हम लोग देख चुके हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब हमारे पास जो विलयन है, हमको नहीं पता कि ये अम्लीय है कि ये अम्लीय है। ठीक है, हमको टेस्ट करना है, हमको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। अब ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद यहाँ से अम्ल को लेंगे, कितना, 2 बूंद यहाँ से अम्ल को लेंगे और इस लाल लिटमस पेपर पे ले जा करके गिरा देंगे। ठीक है, एक लिटमस पेपर कागज के समान, कागज को मान लो कि यहाँ पे लिए, इसके बाद 2 बूंद ला करके गिरा दी। अगर लाल लिटमस पेपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। तो अम्ल अगर नीला में ना जा करके लाल में जाए तो कोई फर्क करेगा नहीं करेगा। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। अगर इस अम्लीय विलयन को हम नीला वाले में 2 बूंद करें तो नीले का जगह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का गुण क्या होता है, नीला को लाल करना। तो ये वाला अगर यहाँ पे जाएगा तो कोई रिएक्शन देगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। और यही अम्लीय विलयन इस क्षार में अगर हम करें तो नीला से क्या कर देगा, लाल, तो ये वाला रिएक्शन देगा। पहला काम ये समझ गए। दूसरा, क्षारीय विलयन को टेस्ट करेंगे। क्षारीय विलयन को भी ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद उठाएंगे और यहाँ से किस में डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे हम लोग लाल लिटमस पेपर में। तो इसी का अपोजिट होगा क्षार। अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल, क्षार नीला को क्या करेगा, इसका अपोजिट लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। तो जो क्षारीय विलयन है, 2 बूंद अगर हम लाल लिटमस पेपर पर गिराएं तो क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला। तो इसका कलर लाल से बदल के क्या हो जाएगा, नीला। तो ये वाला रिएक्शन देगा। और इसी क्षारीय विलयन को किस पे करें, नीला में करें तो क्षार नीला पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि क्षार किस पे रिएक्शन देता है, लाल पे। तो क्षारीय विलयन को 2-4 बूंद अगर यहाँ पे किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हो जाता है लिटमस पेपर का खेल। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, नीला और लाल। अम्ल नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। तो ये हो गया नीले लिटमस की पहचान। इसको कौन व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, जो देख सकता है। हम लोग लाल, नीला, हरा, पीला कलर देख सकते हैं तो देख के पहचान कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो कि कोई बच्चा आँख से भली भांति नहीं देख पाता, या मान लो आँख से विकलांग हो, आँख ना देखता हो, तो वो कैसे पहचानेगा, तो वो पहचानेगा घ्राण सूचक से। हम लोग सूंघ कर बता सकते हैं क्या कि कोई अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। दही खट्टा महकता है,
देख के बता सकते हो दही को कि ये खट्टा महकेगा? नहीं बताया जा सकता। तो उसको क्या करके बताया जा सकता है? सूंघ कर। डम्हा सब जानते होगे, देख कर बता सकते हो कि इसके अंदर जो भरा है वो कैसा होगा? खट्टा होगा? नहीं। तो दही को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये खट्टा होगा या नहीं होगा। वैसे शक्कर को देख के बता सकते हैं मीठा होगा? मतलब पता ना हो कि ये शक्कर है तो। नमक को मतलब अब पहले से नहीं बता रहा हूँ। 3 बर्तन रखे हुए, नमक, शक्कर और खाने वाला सोडा, एकदम बारीक पीसा हुआ, कोई अंतर नहीं। देख के नहीं बताया जा सकता कि ये मीठा होगा, ये नमकीन होगा और ये क्षारीय होगा। तो देख कर नहीं बताया जा सकता। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? या तो टेस्ट करेंगे या तो हम लोग सूंघेंगे। तो सूंघने के पश्चात अम्ल और क्षार की पहचान की जाती होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? घ्राण सूचक। तो जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो आँख नहीं देख पाते हैं अच्छे से, वो लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? घ्राण सूचक का। मतलब सूंघ कर अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं वो लोग। हम लोग क्या करके पता लगाएंगे? लिटमस पेपर के द्वारा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग किसके द्वारा पता लगाएंगे अम्ल और क्षार की? लिटमस पेपर। लेकिन जो नहीं देख सकता वो इस प्रक्रिया का उपयोग करेगा, सूंघ कर बताएगा कि अम्ल है या क्षार है। हम लोग इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हम सूंघ तो सकते हैं ना। तो किया जा सकता है इस प्रक्रिया का भी, हम लोग दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर सकता वो ये नहीं कर सकता, वो सब कर सकते हैं। हाँ, अब किसी का नाक ही खराब हो तो अलग बात है। अगर आँख के साथ साथ नाक खराब हो तो उसका फिर काम खराब ही है। अम्ल, क्षार, लिटमस पेपर ये सब कर लिए। अब अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब लिटमस पेपर वाले टेस्ट से थोड़े और एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। अब देखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल अधातु से क्रिया करके क्या बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अभी आज जो पढ़ेंगे वो, तो इसको ध्यान से पढ़ना। तो देखेंगे अम्ल किससे क्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु से। तो अम्ल और क्षार के कौन से गुण पढ़ेंगे अभी? रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब क्या होता है? रासायनिक गुण मतलब होता है एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्रिया करके नया चीज़ बना ले, उसको क्या बोला जाता है? रासायनिक गुण। जैसे कि दूध में खटाई डालकर दही बनाया जाता है, तो दूध से एक नया चीज़ बन गया, तो एक रासायनिक क्रिया हुई। तो एक पुराने चीज़ से अगर नया चीज़ बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया। वैसे ही अम्ल और क्षार में क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ये लक्षण कहलाते हैं रासायनिक गुण। पहले नंबर पे है धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। अब शुरू क्लास में मैं क्या पढ़ाया था कि कौन कौन से धातु हैं, जैसे जिंक आया था, सोडियम आया था, पोटेशियम आया था, कैल्शियम आया था, आयरन आया था। ये सब के सब क्या थे? धातु थे। तो उन्हीं में से एक धातु को अभी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो किससे क्रिया कराएंगे? धातु से क्रिया। अम्ल जैसे कि HCl, धातु जैसे कि जिंक ले लेते हैं, से क्रिया करके क्या बनाता है? क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। अब H2 क्या है? ये है हाइड्रोजन। ठीक है, संकेत पता है ना? H2 क्या होता है? हाइड्रोजन। तो अम्ल HCl जिंक धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन देख लेंगे क्योंकि बिना रिएक्शन के काम चलने वाला नहीं है। तो HCl इसकी क्रिया किससे करा देते हैं? Zn से। तो क्या बनेगा?
हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है H2, तो H2 निकाल देते हैं। इसके बाद और भी कुछ बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ठो है 2, तो और यहाँ पे कितना ठो है 1, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। अब क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन तो चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 ठो Cl और 1 ठो जिंक, तो 1 ठो जिंक और 2 ठो Cl, तो क्या हो जाएगा ZnCl2। और ये वाला क्या है, यही है हाइड्रोजन गैस। तो एक चीज समझ में आ गया ना, क्या चीज़ कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सेम चीज़ देखेंगे क्षार के साथ। अम्ल का क्रिया करा दिए, अब किसके साथ देखेंगे, क्षार के साथ, कि क्षार का क्या रिएक्शन होता है। तो कोई भी एक क्षार ले लेते हैं, जैसे क्षार में हम ले लेते हैं NaOH ले ले रहे हैं ना, NaOH, इसका किससे क्रिया कराना है, आइए कमिन, धातु से। क्षार धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु से क्रिया करके ये भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे ये वाला किया ना, वैसे ये भी धातु से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पे HCl लिए थे और जिंक लिए थे धातु में, तो धातु में तो जिंक रहेगा ही, जिंक धातु ही लेंगे। क्षार यहाँ पे NaOH ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं NaOH, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, जिंक से। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पहले तो एक ही HCl लिए थे और क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। यहाँ भी हमको क्या निकालना है, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे कर देंगे H2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ठो है, इधर कितना हाइड्रोजन है, तो कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा ना। ठीक, कितना करना पड़ जाएगा 2 करना पड़ जाएगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो निकल गया है। अब क्या क्या बचा, एक तो जिंक बचा है Zn, इसके बाद क्या बचा है Na और O बचा है, तो 2 ठो बचा है ना। तो जिंक को अगर हम बाद में लिखें तो क्या हो जाएगा, Na कितना ठो बचा है, Na में कितना है 2, तो Na2, इसके बाद 2 ठो ऑक्सीजन O2, और क्या बचा है यहाँ से Zn। तो ये या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये ना लिखें तो Zn को पहले लिख लो, Zn O2 Na2। हमको मतलब किससे है, इस हाइड्रोजन गैस से मतलब है हमको लास्ट में बनाना क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस बनाना रहेगा। ठीक है, तो क्षार से भी क्रिया करके क्या बनाया, हाइड्रोजन। अम्ल से भी क्रिया करके क्या बनाया, धातु, हाइड्रोजन। अब 2 चीज़ और याद करने को कल दिया था, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट बोलते हैं जिसको। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा किसको कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। सोडियम कार्बोनेट से, अब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा वो हमको देखना है। तो सोडियम कार्बोनेट से अम्ल क्रिया करके बनाता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बनाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन क्रिया कराएंगे, पहले तो अम्ल को ही कराते हैं, ठीक है, क्षार को इसमें नहीं कराएंगे। तो अम्ल, जैसे यहाँ पे कौन सा अम्ल लिए थे, HCl लिए थे। क्या होता है HCl का नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। तो अम्ल मतलब HCl किससे क्रिया करा रहे हैं, कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं ना, Na2CO3। क्रिया करके
लवण तथा जल बनाता है। लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल। अब ये कैसे काम करेगा, इसमें जैसे ये इसको लिख के इसका रिएक्शन दिए, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका रिएक्शन कैसे देंगे, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, इसका क्रिया किससे कराना है हमको, HCl से, तो यहाँ हो गया HCl। अब ध्यान देना, एक ठो सोडियम एक ठो Cl से क्रिया करता है। एक ठो सोडियम जैसे मान लो NaCl, आपको पता होगा नमक, इसमें क्लोरीन कितना ठो है, एक, सोडियम कितना ठो है, एक। तो ये जब भी जुड़ेंगे ना तो एक सोडियम रहेगा तो एक क्लोरीन चाहिए, दो सोडियम रहेगा तो दो क्लोरीन चाहिए, तीन सोडियम रहेगा तो तीन क्लोरीन चाहिए। मतलब जितना चार ठो सोडियम रहे तो चार ठो क्लोरीन चाहिए। यहाँ पे कितना ठो सोडियम है, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, तब तो काम नहीं बनने वाला है। इस क्लोरीन को कितना करना पड़ेगा, दो। ये बात ठीक लगा। तो दो ठो सोडियम और दो ठो क्लोरीन मिलकर क्या बना है, 2NaCl। यहाँ पे जो दो है ना, ये सोडियम के लिए भी काम करेगा और ये क्लोरीन के लिए भी काम करेगा। तो एक सोडियम तो एक क्लोरीन, दो सोडियम है तो कितना क्लोरीन लगेगा, दो। इसके बाद क्या बनाएगा, मैं क्या क्या लिखा हूँ, लवण बनाता है तथा जल बनाता है। तो ये वाला हो गया लवण। अब क्या बनाएगा, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, H2O, ये क्या हो गया, जल हो गया। अब भी कुछ कुछ बचा है, देखना ना। दो ठो क्लोरीन हट गया यहाँ से, दो ठो सोडियम हट गया यहाँ से, जल बना तो दो ठो हाइड्रोजन भी हट गए और एक ठो यहाँ से ऑक्सीजन गया। तब ना भाई, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर तो जल बनाया है ना। अब यहाँ पे एक ठो ऑक्सीजन चला गया है तो दो ठो ऑक्सीजन बचे हैं और एक ठो कार्बन बचा है। एक ठो कार्बन और दो ठो ऑक्सीजन क्या बनाता है, CO2, और यही CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बना गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मुक्त किया। ठीक है, ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अब हमको कराना है क्रिया। तो ये कैसे करेगा, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट था Na2CO3, लेकिन यहाँ पे सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन। तो सोडियम Na2CO3 था, उसके जगह पे हो जाएगा NaHCO3, क्योंकि हाइड्रोजन भी लग गया है ना। अब इससे क्रिया कराएंगे हम लोग, तो इससे क्रिया कराने के बाद भी सेम रिजल्ट मिलेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे निकलता है वो देखेंगे। तो NaHCO3 प्लस HCl से क्रिया कराना है, HCl। एक सोडियम तो एक क्लोरीन, यहाँ पे कितना सोडियम है तो कितना क्लोरीन चाहिए, तो एक तो है, यहाँ पे दो लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो एक सोडियम एक Cl से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl। इसके बाद दूसरा क्या निकालना है हमको, जल। जल के लिए कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, दो। इस तरफ देखो तो कुल मिला करके दो हाइड्रोजन है क्या, एक यहाँ और एक यहाँ है, ठीक है, दो हाइड्रोजन हैं, तो उनको ले लो। तो H2O, सोडियम का काम निपट गया, Cl का काम निपट गया, हाइड्रोजन का काम निपट गया, इस हाइड्रोजन का काम निपट गया और यहाँ से एक ठो ऑक्सीजन का काम निपट गया। ये वाला कार्बन बचा है और यहाँ पे दो ठो ऑक्सीजन बचे हैं, तो मतलब क्या है, CO2 गैस बन के उड़ जाएगा। तो चार रिएक्शन थे, चारों रिएक्शन हो गए समाप्त। धातु से क्रिया कराए, धातु में क्या लिए हम लोग, जिंक,
जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाला। क्षार जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाला। सोडियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके सेम चीज़ लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। ये रासायनिक गुण हो गए इसके समाप्त। रासायनिक गुण में अभी हम लोग 4 पॉइंट पढ़े, थोड़े इजी थे। अभी 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, 5वां और 6वां। 5वां में है अधात्विक ऑक्साइड। क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा करके थोड़ा सा पूछता है अधात्विक ऑक्साइड से ना, इसीलिए देख लेते हैं। तो 5वां नंबर है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड मतलब यहाँ पे एक चीज़ है, अधात्विक मतलब अधातु, अधातु मतलब यहाँ पे एक सल्फर मान लेते हैं अधातु। ऑक्साइड O2, तो अधात्विक ऑक्साइड मतलब SO2 से क्रिया, क्षार SO2 से क्रिया करके क्या बनाता है। तो एक क्षार ले लेते हैं, और कौन सा क्षार लेते हैं, NaOH। तो क्षार मतलब NaOH, SO2 मतलब अधात्विक ऑक्साइड, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या करेगा, क्रिया, तो इससे क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। NaOH SO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। तो SO2 इसकी क्रिया किससे करा देंगे, NaOH से, NaO और H। हमको क्या क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए और जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, सिंपल सी बात है, H2O। तो जल बना देते हैं पहले, H2O, ये हमारा बन गया जल। अब ध्यान दोगे, जल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, इधर 2 हाइड्रोजन है क्या, एक ही है, तो इसको कितना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, एक चीज़ हो गया क्लियर। हाँ, तो H2O बन। अब बचा क्या क्या, एक तो सल्फर बचा है, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 में से 1 ऑक्सीजन चला गया है, तो यहाँ पे 1 ठो बचा है, मतलब 2 और 1 3 ऑक्सीजन और 2 ठो सोडियम। सोडियम कितना ठो बचा है, 2, तो Na2, S 1 ठो है। इसके बाद O2 और 1 ठो ये वाला O, 2 और 1 कितने हो गए, 3O, तो Na2SO3, ये है लवण मतलब साल्ट। अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, ये चीज़ हुआ क्लियर। अब 6वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की क्षार से क्रिया, डायरेक्ट अम्ल की क्षार से क्रिया। देखो अभी तक क्रिया मतलब लड़ाई समझना ना, क्रिया मतलब क्या समझना, लड़ाई। अभी एक लड़का बैल के साथ लड़ रहा था, एक लड़का बकरी के साथ लड़ रहा था, मतलब अलग अलग चीज़ों से लड़ रहा था, लेकिन एक लड़का डायरेक्ट एक लड़की के साथ लड़ेगा, मतलब अम्ल अपने विपरीत क्षार से लड़ेगा। अम्ल का उल्टा क्या हो जाता है, क्षार। अब रिएक्शन देखेंगे, वो अम्ल किससे लड़ेगा, अपने विपरीत एकदम क्षार से लड़ेगा। तो अम्ल की क्षार से क्रिया, अम्ल कौन सा अम्ल ले लेते हैं, HCl। क्षार कौन सा ले लेते हैं, NaOH से क्रिया करके अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो इसका प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट तो सेम है,
ये भी तो क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और ये भी क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। मतलब दोनों के रिएक्शन अभी सेम आएंगे। यहाँ पे अम्ल में हम लोग क्या लिए हैं, HCl, तो HCl। क्षार में क्या लिए हैं, Na के आसपास Cl है तो क्रिया तो NaCl तो बनेगा। एक सोडियम तो कितना क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन। तो यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो इन दोनों को भेज दो एक दूसरे के साथ, लेके भाग जाएगा। तो एक सोडियम को लेके कौन भाग गया, क्लोरीन। ये दोनों आपस में चले गए। अब बचा क्या, एक ठो वाला H बचा है और ये वाला OH। H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2। तो ये है अम्ल, ये है क्षार, ये है लवण और ये है अम्ल। क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पे ये वाला उसी के जैसा है, ये वाला उसी के जैसा है और NaOH क्षार उसी के जैसा है। तीन चीज़ मिल गए ना, ये चौथा चीज़ नहीं मिल रहा है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना तो ये चीज़ आएगा। देखो, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। कोई भी चीज़ लवण और जल बनाए तो समझ जाना कि कौन क्रिया कर रहा है, एक तरफ अम्ल है और दूसरी तरफ क्षार है। यहाँ भी लवण तथा जल बन रहा है ना, तो समझ जाओ एक तरफ अम्ल होगा और एक तरफ क्षार होगा। तो क्षार तो है, बचा क्या, SO2। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो अम्ल की क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल। अब अम्ल एक दूसरे के दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये जो चीज़ बना ना पूरा रिएक्शन, अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। देखो, एसिडिटी होता है, एसिडिटी खट्टी डकारें आती हैं, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो एसिडिटी होता है। तो उसको शांत करने के लिए क्या किया जाता है, इनो का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन से प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का। अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, क्षार का उपयोग किया। और इसकी मात्रा बढ़ी तो कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, अम्ल का। तो अम्ल और क्षार अगर आपस में डायरेक्ट क्रिया करें तो इसको क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, उदासीनीकरण। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक समझाना पड़ेगा कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उदासीनीकरण। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। तो ये दो रिएक्शन और हो गए। अब अम्लीय गुण या क्षारीय गुण के रासायनिक गुण अभी नहीं पढ़ेंगे, अब थोड़ा मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण हो गए समाप्त। अब पढ़ेंगे आयनीकरण। आयनी का मतलब होता है आयन उत्पन्न करना। आयनीकरण का सिंपल मतलब क्या होता है, आयन उत्पन्न करना। आयनीकरण, इसका सिंपल सा मतलब होता है आयन उत्पन्न करना। जैसे नमक होता है ना, पानी में घुलता है, नमक ठोस रूप में होता है, सफ़ेद पाउडर पानी में घुलता है तो दिखता है क्या। तो कोई भी जब ठोस चीज़ों का विलयन बनाया जाता है तो उसमें आयन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होंगे, आयन। दो प्रकार के आयन होते हैं, प्लस और माइनस, दोनों उत्पन्न होते हैं ना। आयनीकरण का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करना। जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करना। क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है। जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करना, आयन।
जलीय विलयन में आयन उत्पन्न हुआ तो ये क्या कहला जाएगा? आयनीकरण। मान लो कि एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे चम्मच हम क्या डाल दिए? यहाँ पे रखा गया है नमक और ये क्या है? पानी। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। मतलब नमक में दो चीज़ होंगे, सोडियम भी होगा और क्लोरीन भी होगा। जब हम इस नमक को इस पानी में डाल करके हिला देंगे तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये पानी कैसा हो जाएगा? नमकीन। ये जो पानी, ये जो विलयन बना है ना, किसका किसका विलयन है? नमक का और पानी का घोल बना हुआ है। तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? नमकीन हो जाएगा। इसमें दो प्रकार के आयन रहेंगे। ये जो सोडियम है ना, ये धातु है, धातु हमेशा क्या बनाएंगे? धन आयन। और जो क्लोरीन है वो क्या बनाएगा? माइनस। इसको बोला जाता है धनायन और इसको क्या बोला जाता है? ऋणायन। तो आयनीकरण मतलब होता है आयन उत्पन्न करना। तो ये जो नमक अभी पाउडर के रूप में है, अभी किस रूप में रहेगा? पाउडर के रूप में। नमक पाउडर के रूप में रहता है ना, तो जैसे उसको पानी में घोला जाएगा तो वो बन जाएगा विलयन। अब विलयन बन जाएगा तो पानी में दो प्रकार के आयन उत्पन्न करेगा, एक तो प्लस और दूसरा माइनस। तो प्लस प्लस हो गए और ये सब क्या हो जाएंगे? माइनस। तो कितने प्रकार के आयन उत्पन्न हुए? दो, प्लस और माइनस। बहुत सारे अम्ल होते हैं जो आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे HCl जो होता है, हाइड्रोजन प्लस में, और क्लोरीन किस में चला जाता है? माइनस में। H2SO4 इसका नाम क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना ठो है? तो 2H प्लस SO4 में आ जाएगा 2 माइनस। इसके बाद NaCl ले लेते हैं। जो हमारा NaCl है वो सोडियम में क्या आता है? प्लस, और Cl में क्या आ जाएगा? माइनस। KCl, K में क्या आ जाएगा? प्लस, और Cl में क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये सब के सब यहाँ पे देखो आयन उत्पन्न हो रहे हैं। ये वाला प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है और ये वाला कौन सा आयन उत्पन्न कर रहा है? माइनस। दो प्रकार के आयन होते हैं, दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अभी तक देख चुके हैं हम लोग कि सोडियम में क्या आता है? प्लस, क्लोरीन में क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पे जो Na है ना, उस Na में क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पे जो OH बचा है उसमें क्या आ जाएगा? माइनस। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K में आ जाएगा प्लस, OH में आ जाएगा माइनस। CaOH2 ये लिखाया था कि नहीं लिखाया था? मैं नहीं लिखाया था ना। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब एक चीज़ देखोगे, इसमें आयन नहीं दिख रहा है लेकिन इसमें प्लस दिख रहा है और माइनस। एक ठो प्लस तो एक ठो माइनस, दो ठो प्लस तो दो ठो माइनस। अब यहाँ पे दो ठो प्लस नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये वाला जो दो है ना इसके लिए भी काम करेगा। तो 2 प्लस 2 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस और 2 ठो माइनस। तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो आयनीकरण में जितना प्लस उत्पन्न होगा ना उतना ही माइनस उत्पन्न होगा। और आयनीकरण कब बनेगा? जलीय विलयन में बनेगा। कैसे विलयन में? जलीय। नमक को खुदल के देखोगे तो नहीं मिलेगा कहीं पे प्लस बना हुआ, मिलता है? नहीं मिलता है। पानी को घोलेंगे और उसमें प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड लगा करके प्रयोग करेंगे, तब उसमें प्लस और माइनस अलग अलग छंटते हैं। पानी में भी दिखते नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये क्रिया क्या कहला गया? उदासीनीकरण कहला गया। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? आयन उत्पन्न करना। उदासीनीकरण बोलता हूँ, आयनीकरण। आयन उत्पन्न करना क्या कहलाएगा?
आयनीकरण। और ये चीज़ हो गया क्लियर। अगर आयनीकरण पूछता है तो ये डेफिनेशन और इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपसे बने। मैं तो कहता हूँ HCl सबसे आसान है। HCl लिखो, एक में प्लस लगा दो, एक में माइनस, और ख़त्म कर दो कहानी। हम लोग अम्ल पढ़े, हम लोग क्षार पढ़े। अम्ल खट्टा होता है और क्षार खट्टा नहीं होता। तो अम्ल देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कम खट्टी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा खट्टी होती हैं। जैसे आम ज़्यादा खट्टा लगेगा, टमाटर कम खट्टा लगेगा, इमली ज़्यादा खट्टा लगेगा, सेब कम खट्टा लगेगा। होता है ऐसा। तो कौन सा अम्ल ज़्यादा प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है, ये पता लगाने का काम हम लोग अभी करेंगे। तो एक स्केल होता है कलरफुल, उसको बोला जाता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल ये बताता है कि जो विलयन या सॉल्यूशन है वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, मतलब कितना कमजोर है और कितना ताकतवर है। पी मतलब होता है पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब होता है शक्ति या मात्रा, और H मतलब होता है H प्लस आयन। H मतलब क्या हो जाएगा, H प्लस आयन। अभी एक चीज देखे थे आप लोग, HCl, ये चीज आया था, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और H2SO4 भी देखे थे, इसको तोड़े अभी तुरंत, 2H प्लस आया और SO4 2 माइनस आया। अब ये भी अम्ल है, ये भी क्या है, अम्ल। मतलब ये कि अगर H प्लस आए तो वो क्या कहलाता है, अम्ल। अगर जलीय विलयन बनाने पर क्या आए, H प्लस आए, तो जिस यौगिक से आएगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल। H प्लस आया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल। इसमें H प्लस उत्पन्न हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, H2SO4 के कारण, तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल। मतलब अगर H प्लस आयन प्राप्त होता है तो समझ जाना कि वो क्या है, अम्ल। HCl नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि अम्ल हो भी और ना भी हो, लेकिन H प्लस आ रहा है तो क्या समझना है कि वो अम्ल है। तो कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, अम्ल कौन डिसाइड करेगा, H प्लस क्या डिसाइड करेगा, अम्ल। तो पीएच का मतलब होता है कि कौन सा विलयन, पीएच का मतलब नहीं, पीएच का मतलब होता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितना है। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है किसी विलयन में H प्लस की मात्रा या शक्ति कितनी है, H प्लस की मात्रा या शक्ति कितनी है। अगर H प्लस ज़्यादा है, H प्लस कैसा है, ज़्यादा है, तो प्रबल अम्ल होगा, क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। और अगर H प्लस का मान कम है तो वो कैसा हो जाएगा, दुर्बल। प्रबल का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्बल। अब पीएच स्केल बनाते हैं। पीएच स्केल होता है 0 से लेकर के 14 तक। पीएच स्केल, पीएच स्केल को बोला जाता है पैमाना, पीएच पैमाना 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक। तो मान लेते हैं कि ये स्केल है, कलरफुल होता है ना, बीच में हो जाए, यहाँ पे 0 से चालू होगा ना, कहाँ से, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ क्या हो जाएगा, 14। अब ये जो 7 नंबर है,
ये होता है उदासीन। 7 नंबर क्या होता है, न ही ये अम्ल होता है और न ही ये क्षार होता है, बीच में, न ही ये अम्ल और न ही ये क्षार। इधर से इधर वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, इधर से इधर वाले अम्ल, और इधर से राइट साइड वाले क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इतने चीज क्लियर हो रहे हैं। अब अम्ल भी 2 प्रकार के होंगे, जैसे यहाँ पे दिखे थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो कहाँ से कहाँ तक प्रबल अम्ल होते हैं और कहाँ से कहाँ दुर्बल अम्ल होते हैं? तो 0 से लेकर 3 तक जिनका मान होगा वो प्रबल अम्ल होगा। कैसा होगा, प्रबल अम्ल। और 3 से लेकर 7 तक, 4, 5, 6 और 7, ये वाले क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल। 8, 9, 10, 8, 9, 10 और 11 ये हो जाएंगे दुर्बल क्षार। और 11, 12, 13 मतलब 12, 13, 14 ये हो जाएंगे प्रबल क्षार। अब मैं आपको दे दूं 4 विलयन, 4 विलयन मैं आपको दे दूं A, B, C और D, और लिख दूं A का pH मान 7 है, B का pH मान 4 है, C का pH मान 1 है और D का pH मान 11 है। अब बताओ कौन प्रबल अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा, कौन दुर्बल अम्लीय होगा? सारणी को देखकर इसको बताना। ये बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आता है, ध्यान से देखना। जिसका pH मान 7 है उदासीन हो जाएगा, आंख मूंद के क्या हो जाएगा, उदासीन। तो साइन समझ में आ रहा है ना, उदासीन, ये क्या हो जाएगा, उदासीन। वेरी गुड। 4 वाला क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। ईशान ठीक लग रहा है, दुर्बल अम्ल। और 1 प्रबल अम्ल। और जिसका 11 है वो दुर्बल क्षार। 11 नहीं, इसको रखते हैं 13 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। इसके बाद दुर्बल क्षार। तो अगर ऐसा चीज़ आए तो आप पहचान जाओगे, बहुत आसान है ना। इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, याद रखना है इसको, ठीक है। याद रखोगे तो काम आसानी से बन जाएगा। और 4 नंबर का चीज़ है, 4 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ से पीएच स्केल, पीएच मान और विलियन को देखकर बताना खत्म हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। फुल्की खाते हैं फिर भी तबीयत खराब नहीं होता, वही जिम्मेदार है, नहीं तो फुल्की खाने से तबीयत खराब हो जाना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान गड़बड़ा जाता है तो फसल कम होता है। दांतों का पीएच मान या मुंह का पीएच मान गड़बड़ा जाता है तो पर भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी ऐसी रीजन है। रक्त का पीएच मान भी गड़बड़ा जाए तो दिक्कत हो जाए। अगर कोई लगातार जन्म से लेकर मरण तक नहीं, 50-60 साल तक सिर्फ इमली खाए तो उसके ब्लड में अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो ठीक है, ये अगले क्लास में या आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना। अब तक हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे अम्ल और क्षार के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक नहीं रासायनिक गुण पढ़े। देखें क्या चीज़ से क्रिया करके क्या बनता है। अब देखेंगे कि अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। अम्ल हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है वो पहले देख लेते हैं। तो पहले ही नंबर पे है पाचन की क्रिया और पीएच। पाचन की क्रिया और पीएच देखना, पाचन की क्रिया होती है तो हमारे शरीर के अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, बनता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारा शरीर क्या स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है
वो प्रबल होता है जिसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। और कल हम पीएच स्केल में देखे पीएच वैल्यू जिसकी 0, 1 या 2 या 3 तक हो तो प्रबल अम्ल माना जाता है। तो अगर हमारे अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जिसका पीएच वैल्यू 1 है तो प्रबल अम्ल होगा। फिर भी हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे? हम खाते हैं तो अगर कुछ गलत सलत चीज़ भी खा दिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन गलत चीज़ों को नष्ट कर देता है और हमारे भोजन को पाचन कराने में सहायक होता है। कभी हम ऐसे चीज़ भी खा देते हैं जो पचता नहीं है। अब पचता नहीं है तो उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करना पड़ता है अमाशय को कि भाई भोजन पच जाए कैसो ना कैसो। लेकिन अगर भोजन नहीं पचता उस स्थिति में भी तो हमारे शरीर में हो जाता है एसिडिटी। और एसिडिटी एसिड के कारण होता है तो उसको कम करने के लिए किसका उपाय किया जाएगा? क्या उपाय किया जाएगा? तो कोई भी दुर्बल क्षार का उपयोग कर लेंगे, जैसे कि इनो हो गया। तो इन चीज़ों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। तो एसिड हमारे भोजन को पचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है रक्त का पीएच मान और जैविक प्रक्रियाएं। रक्त, कभी अगर हाथ कट जाए थोड़ा सा तो वहाँ जो ब्लड निकलता है उसको टेस्ट करके देखना कैसा लगेगा? हल्का सा नमकीन लगता है। ब्लड हल्का सा नमकीन लगता है। अगर हाथ कहीं पे कट गया या इवन जीभ, खाते खाते जीभ कट गया या गाल कट गया तो खून निकलेगा थोड़ा सा, तो उसको चख के देखना वो कैसा लगेगा? हल्का सा नमकीन लगेगा। क्योंकि रक्त का पीएच मान 6.8 से 7.8 तक होता है। 6.8 से 7.8 तक रक्त का पीएच मान होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो रक्त में खट्टापन बढ़ जाएगा जिससे हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा, और हीमोग्लोबिन प्रभावित होगा तो रक्त ऑक्सीजन को कनेक्ट नहीं कर पाएगा और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ठीक से नहीं भेज पाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो रक्त का पीएच मान ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। 6.8 से 7.8 के बीच में रक्त का पीएच मान होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है लार का पीएच मान। सवेरे सवेरे जब हम लोग सो के उठते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा सा खट्टा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 5.5। पीएच स्केल पढ़े हैं, उसमें 7 से अगर कम आए तो पीएच वैल्यू अगर 7 से कम आता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है। लार का पीएच मान 5.5 होता है। इसका मतलब लार की प्रकृति कैसे होगी? अम्लीय। और ये तो हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जो हमारा दांत है, ये दांत, इसका ऊपरी परत इनेमल का बना होता है, कैल्शियम। अब ये पानी में तो नहीं घुलता है, लेकिन जैसे ही अम्ल के संपर्क में आता है तो घुलने लगता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा खट्टा चीज़ खाएं या सवेरे ब्रश ना करें, अगर सवेरे ब्रश नहीं करते हैं तो होगा क्या? हमारे मुंह में जो हल्का सा खट्टापन रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। अब रहेगा तो वो चीज़ उसको ख़राब कर सकता है, जो इनेमल होता है उसको ख़राब कर सकता है और दांतों में सड़न आ सकती है। इसलिए बोला जाता है कि सवेरे ब्रश करना चाहिए। इसलिए ब्रश नहीं करना चाहिए कि दांत साफ हों, इसलिए ब्रश करना चाहिए कि मुंह का पीएच मान मेंटेन रहे। पीएच मान और पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है, जैसे अगर बर्रों काट दिया, चाप दिया, बिच्छू चाप दिया, चींटी चाप दिया तो जलन होती है, दर्द होता है। क्यों होता है? जैसे ही या तो बिच्छू डंक मारे या तो भंवरा डंक मारे, भंवर, बर्रों, या तो चींटी काटे, वो क्या करते हैं? काटने के बाद फार्मिक एसिड अप्लाई कर देते हैं हमारे शरीर में। जैसे ही बिच्छू डंक मारा तो जहर या तो रसायन या तो एक अम्ल होता है, उस अम्ल को हमारे शरीर में भेज देता है और वही अम्ल दर्द उत्पन्न करता है और जलन उत्पन्न करता है। तो हमारे लिए तो ये दर्द कारक है, लेकिन उसके लिए वो क्या है? आत्मरक्षा। अगर बिच्छू के पास डंक ना हो तो उसको कोई डरेगा? नहीं डरेंगे। तो बिच्छू अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल का उपयोग करता है और उसको अपने शरीर से हमारे शरीर में भेज देता है। तो हमको जलन होती है और हमको बिच्छू से डर लगता है। ऐसा पेड़ पौधों में भी होते हैं। कुछ कांटे होते हैं जो थोड़ा सा भी गड़ जाए तो बहुत ज़ोर से दुखते हैं, कुछ कांटे होते हैं जो नहीं दुखते हैं, लेकिन कुछ कांटे होते हैं जिनमें एसिड होता है, वो अगर थोड़ा सा भी गड़ जाए तो बहुत दर्द करता है। तो ये पौधे अपनी रक्षा के लिए करते हैं, जंतु भी अपनी रक्षा के लिए करते हैं।
अब है मिट्टी का पीएच मान और फसल का उत्पादन। देखो मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 से 8। कभी कभी देखोगे कि खाद कितना भी डालें किसी खेत में फसल नहीं होता है। अभी धान का मौसम आएगा तो फसल नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का पीएच मान अगर बहुत ज़्यादा एसिड नेचर का हो, अम्लीय प्रकृति का हो, या तो बहुत ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का हो, तब भी दिक्कत हो सकता है। तो मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5 से 8 होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 थे, 5 थे अम्ल और क्षार के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग या प्रभाव। अब इसके बाद देखेंगे साल्ट, लवण। अध्याय का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे लवण या तो साल्ट। टॉपिक डाल लेते हैं। क्या होते हैं? देखो सबसे पहली बात, हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे थे अम्ल और क्षार की, तो एक चीज़ पढ़े थे सबसे लास्ट में, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में आया था कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण तथा जल। तो ऐसा प्रोडक्ट जो अम्ल और क्षार की क्रिया करने के बाद उत्पन्न हो, ऐसा चीज या यौगिक जो अम्ल या क्षार की क्रिया से बनता है, अब हमको तो पता है कि अम्ल अगर क्षार से क्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक अम्ल ले लेते हैं तो वो हम अम्ल ले लेते हैं HCl। इसके बाद एक क्षार ले लेते हैं तो वो ले लेते हैं NaOH। अब इतना तो हमको पता चल ही गया है, ये वाला है अम्ल और ये वाला है क्षार। यहाँ का Na यहाँ के Cl से क्रिया करके क्या बना लेता है, और यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर क्या बना लेता है? H2O। अब H2O जल है और ये क्या है? लवण है। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे HNO3 और KOH। HNO3 क्या है? कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसकी क्रिया KOH से करा देते हैं। अब KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ NO3 है, ये वाला माइनस में जाएगा और K है किस में जाएगा? प्लस में। तो ये दोनों जुड़ के बनाएंगे KNO3, और यहाँ का ये वाला H और ये वाला OH मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। तो KNO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यही चीज़ होते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटा सा पूछेगा तो दे सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे, वो है अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। मैं कुछ एग्जाम्पल पहले से लिख दे रहा हूँ, फिर करके दिखा दूंगा कि कौन सा अम्लीय मूलक होगा और कौन सा क्षारीय मूलक होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। HNO3, KNO3, एक लवण वाला है ना, एक NaCl,
और तीसरा हम ले लेते हैं CuSO4, CuSO4। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे KNO3 है, इसको अगर हम तोड़ें तो K किस में टूटेगा, प्लस में, NO3 किस में टूटेगा, माइनस में। NaCl को तोड़ें तो Na में आ जाएगा प्लस, Cl में आ जाएगा माइनस, और इसको तोड़ें तो कॉपर में आ जाएगा प्लस और SO4 में आ जाएगा माइनस। तो जो अम्लीय मूलक होगा कैसा होगा, अम्लीय मूलक होगा वो माइनस आवेश वाला होगा। कौन से आवेश वाला, माइनस आवेश वाला। तो यहाँ NO3 में माइनस है तो अम्लीय मूलक NO3 हो जाएगा। क्लोरीन में माइनस है तो क्लोरीन अम्लीय मूलक हो जाएगा। SO4 2 माइनस में माइनस है तो ये वाला हो जाएगा अम्लीय मूलक। और जिसमें प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस, वो क्या कहलाएगा, क्षारीय मूलक कहलाएगा। तो प्लस किस में है, K में है प्लस तो K प्लस क्षारीय मूलक। Na में है प्लस तो Na हो जाएगा क्षारीय मूलक। कॉपर में है प्लस तो Cu2 प्लस हो जाएगा क्षारीय मूलक। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, प्लस आया क्षारीय मूलक, माइनस आया अम्लीय मूलक, और ये काम हो जाता है यहीं पे समाप्त, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक का। एक लास्ट टॉपिक है, वो है अम्लीय वर्षा। इस अध्याय का लास्ट टॉपिक अम्ल वर्षा। यहीं पे इसको मैं समझा दे रहा हूँ, अम्ल वर्षा। देखो अभी जो पानी बरसेगा ना मानसून वाला, तो मानसून से पहले वाले पानी में बोलते हैं कि पानी बरसने वाला है तो उस पानी में भीगना मत, वरना शरीर में चकता चकता पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है कि अभी का जो पानी बरसेगा उसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल मिली हुई होगी, क्योंकि ऊपर से पानी बरसता है तो संघनन क्रिया के द्वारा बरसता है। समुद्र से पानी वाष्प होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाके हवाओं के द्वारा उत्तर भारत की तरफ आता है, फिर उधर ठंड पड़ती है तो वाष्प जो होता है वो संघनित होकर के पिघल करके वर्षा के रूप में पूरे धरती पे बरसता है। ये होता है पानी की प्रक्रिया। लेकिन पानी कहाँ से कहाँ गया, समुद्र से वाष्पित हुआ, ऊपर गया, उड़ाया, और इसके बाद यहाँ ठंडा हुआ, ठंडा होने के वापस पृथ्वी पर फिर से बरसने लगा। ये होता है पूरा प्रक्रिया। समुद्र से पानी वाष्पित होकर ऊपर गया, ठंडा हुआ और पृथ्वी में वापस पानी के रूप में बरसा। अब इस बीच में होता क्या है, इस बीच में हवाएं होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, हवाएं, और इसमें बहुत सी ऐसी गैसें होती हैं जो अम्ल का निर्माण करती हैं। जैसे एक अम्ल आप लोग देखे होंगे H2SO4, H2SO, इस अम्ल का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये हवा है, हवा में अगर SO2 मिला हो, SO2 गैस हवा में मिला हो तो SO2 जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 बना देता है। SO2 किससे क्रिया करके, देखना कैसे कैसे बनाएगा ना। तो जो SO2 है ये हवा में पाया जाता है। अब ये जो वाष्प बन के ऊपर गया है जल, तो ये H2O से क्रिया करके क्या बना देगा, पहले तो SO2 SO3 बनाएगा, 2SO2 प्लस O2, ये बनाएगा SO3, और ये जो SO3 है वो वाला H2O से क्रिया करके बना देता है H2SO4, और यही वाला H2SO4 पानी में मिलता है और धरती में बरस जाता है, जिसी को बोला जाता है अम्ल वर्षा। तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है, SO2। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, वायुमंडल में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, जल वाष्प भी पाया जाता है, सब पाया जाता है। अब जो SO2 है वो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस से क्रिया किया, ऑक्सीजन गैस से क्रिया किया तो यहाँ पे 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, 2 और आ गए तो 3 दूना कितने हो गए, 6। तो SO3 बनाया, SO3 जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 बना दिया, और यही वाला पानी के साथ मिक्स होता है और धरती पे बरसता है। तो हमको लगता है कि अम्ल वर्षा हो रहा है। अम्ल वर्षा के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। एक तो चेहरा खराब होता है, दूसरा गुलाब अगर किसी का गुलाबी फूले रहेगा ना,
अगर जैसे उसमें पानी पड़ता है ना बहुत ज़्यादा तो उसका कलर डाउन हो जाता है। अम्ल वर्षा, शुरुआत का पानी पड़ता है तो उसका कलर डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा रंग को गायब कर देता है। ठीक है, ये फिलहाल अगली कक्षा में या अगले क्लास में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में आएगा वो। फिलहाल अभी के लिए इतना, और ये अध्याय हो गया है समाप्त। अब इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पेपर में आते हैं। तो फिलहाल इतना को उतार लो, फिर क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी।